हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा। हार्ट अटैक का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या होता है? क्या एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी एक उसका अच्छा ट्रीटमेंट है? क्या एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी सारे पेशेंट में कंपलसरी होती है? इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। साथ में मैं अपने एक पेशेंट में लाइव एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी भी करके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर ईशान गुप्ता, ईशान हार्ट सेंटर आगरा से। नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं कि एंजियोग्राफी मतलब क्या होता है और एंजियोप्लास्टी का मतलब क्या होता है। एंजियोग्राफी मतलब दिल की नसों की जांच। उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट की हाथ की नस यानी कि रेडियल आर्टरी या पैर की नस यानी कि फीमोरल आर्टरी से एक ट्यूब डाली जाती है दिल में, और उस ट्यूब के ज़रिए हम दिल में डाई डाल के देखते हैं कि दिल की नस में कहाँ पर ब्लॉकेजेस है। और एंजियोप्लास्टी मतलब कि जब वो ब्लॉकेजेस हमें दिख जाता है और अगर वो ब्लॉकेजेस ज़्यादा हो, मतलब को 70% से ज़्यादा हो, तो उन ब्लॉकेजेस को हम खोलते हैं और उस प्रोसीजर का नाम कहलाता है एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोप्लास्टी मतलब दिल की नसों को खोलना और एंजियोग्राफी मतलब दिल की नसों की जांच। तो ये एक अल्टीमेट टेस्ट होता है एंजियोग्राफी, जिसमें हम दिल की नसें हमने सामने सामने दिख जाती हैं। कई बार कन्फ्यूज़न होता है बाकी रिपोर्ट्स में कि ब्लॉकेजेस हैं या नहीं है, पर एंजियोग्राफी से हमें 100% श्योर हो जाता है कि ब्लॉकेजेस हैं, और है तो कितने परसेंट हैं, और अगर वो ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं तो हमें उन्हें खोलने की ज़रूरत है या नहीं है। तो आज हमारे साथ जो पेशेंट हैं, वो पेशेंट की 2012 में एंजियोप्लास्टी हुई थी, और उसके बाद 2016 में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी, और अभी 2022 में दोबारा उनको चेस्ट पेन हुआ, उनको एंजाइना हुआ, और दोबारा उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। अब आप कहेंगे साहब कि इतनी बार 3 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, मतलब कि एंजियोप्लास्टी अच्छा प्रोसीजर नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल होता क्या है कि कई बार एंजियोप्लास्टी के बाद भी ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। इवन बाईपास सर्जरी हो जाती है मरीज की, उसके बाद भी उन बाईपास के ग्राफ्ट में ब्लॉकेज आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट अपनी दवाइयाँ कैसे खा रहा है, पेशेंट में जो रिस्क फैक्टर्स से वो कम हुए या नहीं हुए। जो आज के पेशेंट हैं हमारे साथ, इनको मोटापा है बहुत ज़्यादा, इनका वजन 100 किलो से ज़्यादा है, इनको डायबिटीज़ भी है, डायबिटीज़ भी ये कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। 2016 में तो हमने इनका काफ़ी स्पेशल केस किया था, उस केस में तो काफ़ी इनका रिस्क भी था, क्योंकि उस वक्त उनकी जो आर्टरी थी उसमें एन्यूरिज्म बन गया था। एन्यूरिज्म मतलब कि एक गुब्बारा बन जाता है, और वो केस तो मैंने काफ़ी कार्डियोलॉजी की कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट भी किया, क्योंकि वो काफ़ी स्पेशल केस है, जिसमें कि हमने उस एन्यूरिज्म को बंद करने के लिए स्पेशल स्टेंट लगाया जाता है, जिसे कि हम कवर्ड स्टेंट्स भी बोलते हैं। आज हमारे पास वो पेशेंट दोबारा आए, और उस पेशेंट की हमने जब उनको चेस्ट पेन हुआ, हमने ECG को किया, तो हमने कहा कि आपको फिर से ऐसा लगता है कि शायद आपकी नस में दोबारा से ब्लॉकेज आए हैं। तो हमने पेशेंट को टेबल पे लिया, और पेशेंट की हमने अब जो ट्रेंड आ गया रेडियल आर्टरी का आ गया। रेडियल आर्टरी से एंजियोग्राफी काफ़ी सिंपल हो गई है, इसमें रिस्क भी कम होता है, पेशेंट मोबिलाइज भी जल्दी हो जाता है इसमें। तो रेडियल आर्टरी से एंजियोग्राफी काफ़ी अब सुविधाजनक हो गई है पेशेंट के लिए। हालांकि ये थोड़ी सी टेक्निकली डिफ़िकल्ट होती है डॉक्टर के लिए, पर हम उसमें पूरी तरह से ट्रेंड हैं, तो हम वो आसानी से कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट की सबसे पहले जो रेडियल आर्टरी होती है यहाँ पे, जिससे हम नर्व्स भी छू के देखते हैं मरीज़ की, तो रेडियल आर्टरी में हम एक पंक्चर करते हैं, उसमें लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। एंजियोग्राफी में हम कभी भी मरीज को बेहोश नहीं करते हैं, हम सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया, मतलब जहाँ पे हमें पंक्चर करना होता है वहाँ पे हम पेशेंट के लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। और सबसे पहले हम उसमें शीट डालते हैं, तो शीट के जरिए हम उसमें वायर ले जाते हैं और एक ट्यूब ले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक कैथेटर। तो रेडियल एंजियोग्राफी के लिए हम टाइगर कैथेटर का यूज़ करते हैं, तो वो हम दिल में ले जाते हैं, और वहाँ पे जो दिल की कॉर्नरी आर्टरीज होती है उसमें उसको हुक करते हैं। हुक करने के बाद डाई डाल के देखी जाती है, और तो कैथ लैब में एंजियोग्राफी होती है, और कैथ लैब में जब हम डाई डालते हैं पेशेंट की कॉर्नरी आर्टरी, मतलब कि दिल की आर्टरी में जब हम डाई डालते हैं, तो उससे हमें बड़े आसानी से दिख जाता है कि कहाँ पे ब्लॉकेजेस है। तो इन पेशेंट की जब हमने एंजियोग्राफी करी, तो उनकी LAD जो आर्टरी थी, मतलब लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी, जो कि दिल की सबसे बड़ी आर्टरी होती है, उसमें हमें ब्लॉकेज देखने को मिला, जो कि करीब 95% था। हमने पेशेंट की कंसेंट साइन कराई, पेशेंट के घर वालों को ये एंजियोग्राफी दिखाई, तब उन्होंने हमें बोला कि सर आप प्लीज़ इस आर्टरी को फिर से खोलिए और तुरंत खोलिए, क्योंकि इसमें तुरंत खोलने का ही फ़ायदा होता है। अगर हम इसमें लेट कर देते हैं तो कई बार वो एरिया डेड भी हो जाता है, खासकर कि जब आर्टरी 100% बंद हो जाए। तो 100% आर्टरी बंद होने की वजह से क्या होता है कि जो एक्यूट ST सेगमेंट एलिवेटेड MI, जो कि सबसे बड़ा हार्ट अटैक होता है, वो मरीज को पड़ जाता है। ये इस केस में उसकी 95% ही आर्टरी ब्लॉक निकली थी, तो हमने उसको एंजियोप्लास्टी की कंसेंट ली
और हमने एंजियोप्लास्टी के लिए हम क्या करते हैं कि उसी आर्टरी से जो हमने पंचर किया हुआ रेडियल आर्टरी से हम एक पहले हमने डायग्नोस्टिक कैथेटर यानी कि टाइगर कैथेटर डाला था। इस बार हमने उसको एक्स्ट्रा बैकअप कैथेटर यानी कि हमने उसको ईबू कैथेटर डाला और वो ईबू कैथेटर हमने लेफ्ट आर्टरी में हुक किया। तो एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी में हम सबसे पहले तो पेशेंट की आर्टरी को हुक करते हैं और हमने लेफ्ट आर्टरी को हुक करके उसमें एक पीटीसीए वायर मतलब एक वायर हमने उसकी एलईडी आर्टरी में डाला। उसके बाद जब वायर डालने के बाद हम एक बलून ले जाते हैं, वही उसी कैथेटर से, सब कुछ काम इस कैथेटर से होता है, कोई भी इसमें ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होती है। तो हमने उसी कैथेटर से एक वायर लेके गए उस ट्यूब के थ्रू जो हमने कैथेटर उसमें डाल रखा है और वो उसकी पेशेंट की दिल की आर्टरी में हमने उसको डाल दिया। डालने के बाद हम एक बलून लेके गए पेशेंट को और बलून से जाके उस जहाँ पे ब्लॉकेज था पेशेंट के उस जगह पे जाके बलून को फुलाया जाता है। बलून क्या करता है कि रास्ता बना देता है और जो आर्टरी जो 95% थी उसे काफ़ी हद तक उसको ओपन कर देता है। हालांकि बलून से आर्टरी पूरी तरह से खुलती नहीं है, इसलिए स्टेंट का यूज़ किया जाता है। स्टेंट क्या होता है, एक छोटा सा स्प्रिंग जैसा समझ लीजिए जिसपे एक ड्रग लगी होती है, वो ड्रग की वजह से दोबारा स्टेनोसिस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो फिर हम बलून लेके हमने बलून को वापस बाहर निकाल लेते हैं, फिर हम पेशेंट के जितना बड़ा ब्लॉकेज होता है उस हिसाब से हम स्टेंट लेते हैं। तो स्टेंट हम पेशेंट के लेते हैं और उसी आर्टरी के थ्रू हम वापस उसी कैथेटर के थ्रू हम वापस दिल में जाते हैं और जहाँ पे वो ब्लॉकेज होता है उस जगह पे हम स्टेंट को बिठा के वहाँ पे उसको फुला देते हैं। और अच्छे से फुलाने के बाद भी स्टेंट को हम जो स्टेंट का बलून बाहर निकालते हैं, फिर हम दोबारा से एक उससे बड़ा साइज का बलून लेके जाते हैं और जहाँ पे स्टेंट लगा होता है उस बड़े बलून से उसको अच्छे से चिपका देते हैं और फाइनल रिजल्ट हम आपको दिखा देंगे इसमें कि कैसा रिजल्ट आया पेशेंट का। ये तो हो गई एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें और कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अक्सर हमसे मरीज पूछते हैं। तो सबसे पहले तो कि क्या एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हर मरीज में ज़रूरी होती है? तो इसका सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी मरीज आते हैं एंजाइना के मरीज तो वो हमसे पूछते हैं, ये सवाल आपके मन में भी ये सवाल कभी बार उठा होगा कि क्या ज़रूरी होता है एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करना। तो इसका जवाब मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक होता है एंजाइना और एक होता है हार्ट अटैक। तो एंजाइना का मतलब ये है कि मरीज की दिल की नसों में ब्लॉकेजेस तो हैं पर वो ब्लॉकेजेस 70, 80, 90 या 95% तक हैं, मतलब 100% अभी आर्टरी ब्लॉक नहीं हुई है। तो जब पेशेंट को एंजाइना होता है तो अभी उसे अटैक नहीं पड़ा है। तो एंजाइना में क्या होता है कि पेशेंट जब चलता है, जब यह एक्सर्शन करता है, चलता है या सीढ़ियाँ चलता है या कोई काम करता है या एक्सरसाइज करता है, तब उसके सीने में या बीच में भारीपन आता है और ये जो भारीपन होता है वो उसके गले में या उल्टे हाथ में जा सकता है और बैठने पे उसको आराम मिल जाता है। तो एंजाइना में क्या होता है कि सबसे पहले दवाइयाँ दी जाती हैं हार्ट की। उन दवाइयों से अगर मरीज के सिम्टम्स रिलीफ हो जाते हैं तो इसकी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी को कोई इंडिकेशन नहीं है, मतलब हम नहीं करते हैं इसकी यूजुअली। और पेशेंट अगर वेल कंट्रोल हो जाता है दवाइयों पे तो यही उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होता है जो कि उसका आजीवन ट्रीटमेंट चलता है, जिसमें उसकी दवाइयाँ अप डाउन होती रहती हैं। उसके जो भी रिस्क फैक्टर है जैसे कि डायबिटीज़ है या मोटापा है या स्मोकर है, वो हम उसके रिस्क फैक्टर हटाने की कोशिश करते हैं, उससे पतला करने के लिए बोलते हैं, उसकी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करते हैं, उसकी शुगर कंट्रोल करते हैं, उसको एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं। तो अगर एंजाइना का पेशेंट को हमने सब कुछ मेजर्स कर दिए, मतलब ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी दे दी, हमने सब तरह की दवाइयाँ दे दी, पेशेंट का बीपी कंट्रोल कर दिया, पेशेंट का वजन भी कम कर दिया और पेशेंट का शुगर कंट्रोल कर दी और पेशेंट को स्मोकिंग के लिए भी रोक दिया, उसके बावजूद भी पेशेंट कहता है कि मुझे एंजाइना हो रहा है और पेशेंट को सब दवाइयाँ देने के बाद हम पेशेंट कहता है एंजाइना हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सलाह दी जाती है। और अगर उसमें ब्लॉकेज ज़्यादा निकलता है, यूजुअली निकलेगा ही, अगर पेशेंट को सब दवाइयाँ देने के बाद भी अगर एंजाइना नहीं आ रहा तो उसको ब्लॉकेज ज़्यादा निकलता है एंजियोग्राफी में, तो उसकी हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, मतलब कि दिल की नस को स्टेंट डाल के खोला जाता है। इसके विपरीत अगर पेशेंट को हार्ट अटैक पड़ता है, हार्ट अटैक का मतलब कि एक्यूट हार्ट अटैक, मतलब कि इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। तो एक्यूट हार्ट अटैक में क्या होता है कि पेशेंट की 100% आर्टरी अचानक बंद हो जाती है, तो उस आर्टरी को या तो हम एंजियोप्लास्टी से खोलते तुरंत या फिर हम उसको थ्रोम्बोलाइज करते हैं। तो थ्रोम्बोलिसिस भी सिर्फ एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन में होती है, जो कि एक टाइप होता है हार्ट अटैक का, तो उसमें हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तुरंत, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। और वो एंजियोप्लास्टी भी जो हम करते हैं वो पेशेंट की हम उसे कहते हैं कि अगर किसी को पेन होता है तो पेन के 12 घंटे के अंदर वो नस खुल जानी चाहिए, मतलब विंडो पीरियड जो होता है उसको 12 आवर्स होता है, जो कि गाइडलाइंस कहती हैं, जो कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ गाइडलाइंस या यूरोपियन कार्डियक सोसाइटी की गाइडलाइन है, वो कहती है कि 12 घंटे के अंदर नस खुल जानी चाहिए। और अगर 2 घंटे के भीतर खुल जाए दर्द के तो उसे गोल्डन टाइम कहते हैं, मतलब उसमें काफ़ी अच्छा हम सर्वाइवल पेशेंट का बेनिफिट होता है और पेशेंट की जो मायोकार्डियल जो उसका मायोकार्डियम है उसका काफ़ी अच्छा साल्वेज हो जाता है, मतलब कि काफ़ी हद तक पावर उसकी इकट्ठे से रुक जाती है और पेशेंट की पावर वापस लौट के आ जाती है।
तो हार्ट अटैक में बेसिकली होता क्या, हार्ट अटैक में दिल की नस अचानक बंद हो जाती है, जिसकी वजह से दिल की किसी एक एरिया का ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, और वहाँ का जो मायोकार्डियल होता है, मतलब जो हार्ट का वो वाला पार्ट होता है, ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से वो काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से मृत्यु का डर रहता है। साथ में हार्ट अटैक में कुछ खराब धड़कनें होती है, जैसे एरिथमिया कहते हैं, VTVF या फिर एसिस्टोल ब्रेडिकार्डिया, ये सारी चीज़ों की वजह से भी मृत्यु का काफ़ी इसमें डर रहता है। इसलिए कहते हैं कि हार्ट अटैक इज अ मेडिकल इमरजेंसी। जो भी हार्ट अटैक में तुरंत कहते हैं कि पेशेंट हॉस्पिटल भी नहीं पहुँच पाया और पेशेंट रास्ते में मृत्यु हो गई उसकी, तो वो इस वजह से होती है कि कोई खराब धड़कन हो जाती है, जैसे एरिथमियास कहते हैं, उस एरिथमिया की वजह से पेशेंट की मृत्यु का इसमें काफ़ी डर रहता है। तो उसके लिए क्या करना है कि तुरंत आर्टरी को खोलना है। तो हार्ट अटैक में तो आपको सीधे सीधे आपको कोई कुछ नहीं सोचना, अगर आपके हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध है तो आपको तुरंत वो करानी है। और अगर एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो खून पतला करने का इंजेक्शन होता है, हालांकि वो इतना कारगर नहीं होता जितना एंजियोप्लास्टी जितना, पर अगर वो एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आपको खून पतला करने का इंजेक्शन यानी कि थ्रोम्बोलिसिस उसमें करनी होती है। हमने समझ लिया कि एंजियोग्राफी कब करनी है, एंजियोप्लास्टी कब करनी है और कब थ्रोम्बोलिसिस करनी है। और अब हम समझते हैं कि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी में क्या कोई रिस्क भी होता है। जी हाँ दोस्तों, कि जैसे कि हर इंटरवेंशन में, हर सर्जिकल प्रोसीजर में, हर ऑपरेटिव प्रोसीजर में, हर इंटरवेंशन में थोड़ा सा रिस्क तो होता ही है। हालांकि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी सेफ है रिलेटिवली, क्योंकि ये उसमें कुछ ओपन नहीं करना, हमें कोई इसमें सूचन नहीं लगाने, कोई इसमें हमें पेशेंट की छाती नहीं काटनी, कोई हमें इसमें पेशेंट का एनेस्थीसिया नहीं देना, सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया यहाँ पे हार्ट में जहाँ पे पंक्चर करते हैं उधर देते हैं, तो उसके बाद हम एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टी में जो थोड़ा बहुत रिस्क होता है वो एक तो होता है कि जब आर्टरी खोलते हैं तो उस दौरान आर्टरी में डैमेज होने का रिस्क, यानी डिसेक्शन हो जाए या आर्टरी परफोरेट हो जाए तो उसका थोड़ा सा रिस्क रहता है। दूसरा कि पेशेंट को एंजियोप्लास्टी के दौरान तो कोई एरिथमियाज हो जाए या हार्ट अटैक की वजह से एरिथमिया हो जाए तो वो थोड़ा रिस्क रहता है। डाई से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है और डाई से किडनी पे भी डैमेज आ सकता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के हो सकते हैं। तो एंजियोप्लास्टी रिलेटिवली सेफ है और बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, पर थोड़ा सा रिस्क तो इसमें रहता है, पर इसको करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे काफ़ी जानें बची हैं। और अब तक दुनिया में जितने भी हार्ट अटैक के मरीज होते हैं उनकी एंजियोप्लास्टी अगर समय पे कर दी जाए तो काफ़ी हद तक पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। एक सवाल वो मन में लोगों के रहता है कि क्या एंजियोप्लास्टी के बाद जो स्टेंट डाला जाता है तो वो क्या स्टेंट दोबारा बंद हो जाते हैं? जिससे 2 से 5% केस ऐसे होते हैं जिसमें स्टेंट बंद होने का रिस्क रहता है, और वो स्टेंट ज़्यादातर उन लोगों में बंद होते हैं जो स्मोकर होते हैं या फिर जो डायबिटिक हैं या मोटे हैं या कोई और रिस्क फैक्टर है, या फिर उनकी आर्टरी ऐसी कोई बाइफर्केशन लीजन किया, मतलब कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था, मुश्किल केस था, पेशेंट के कैल्शियम था काफ़ी आर्टरी में, तो ऐसी कंडीशन में दोबारा ब्लॉकेजेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जो कि सिर्फ 2 से 5% रहते हैं। और वो दुनिया में कहीं भी कराओगे एंजियोप्लास्टी हर जगह वो रिस्क तो रहता ही है। तो पर एंजियोप्लास्टी एक जान बचाने वाला मतलब लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, तो इसे करना भी ज़रूरी होता है। तो कई बार पेशेंट होते हैं, अगर पेशेंट की दोबारा आर्टरी में ब्लॉक आया तो पेशेंट डॉक्टर को कल्प्रिट ठहराता है या हॉस्पिटल को कल्प्रिट ठहराता है कि आपने गलत एंजियोप्लास्टी कर दी, आपने स्टेंट गलत डाल दिया, घटिया क्वालिटी का डाल दिया, बहुत तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं डॉक्टर पर। तो उनसे मेरी यही अपील रहती है कि देखिए 2 से 5% केस में एंजियोप्लास्टी में पूरी दुनिया में किसी भी अस्पताल में ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। अगर आते हैं तो हम उसको दोबारा ओपन कर सकते हैं। तो प्लीज़ डॉक्टर को प्लीज़ इसमें कल्प्रिट मत ठहराइए, क्योंकि डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि आपकी आर्टरी में दोबारा ब्लॉकेजेस ना आए। आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपनी दवा समय पे लें, अपनी शुगर कंट्रोल रखें, अपना वजन कम करें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें और बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब से दूर रहें। तो आज हमने समझ लिया कि एंजियोग्राफी कैसे होती है, एंजियोप्लास्टी कैसे होती है और इसके क्या रिस्क हैं, क्या बेनिफिट हैं। गाइडलाइंस हो या यूरोपियन गाइडलाइंस हो, जितनी भी गाइडलाइंस हो सब ये कहती है कि अगर आपको एक्यूट हार्ट अटैक हुआ है, मतलब तुरंत अगर हार्ट अटैक पड़ा है तो आपको तुरंत आर्टरी को खोलना है एंजियोप्लास्टी से। अगर आपको एंजाइना हुआ है या एंजाइना होता है आपको, तो आप पहले पेशेंट को दवाइयाँ देंगे, दवाइयों पर ना कंट्रोल हो तो उसको फिर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सलाह दी जाती है। डॉक्टर साहब 2018 में मेरी आपने 2 नसें खोली थी, तब से मैं ठीक चल रही। डॉक्टर साहब ने मेरी 5 साल पहले नस खोली थी, जब से मैं बिल्कुल सही चल रही थी। डॉक्टर साहब ने मेरी 4 साल पहले एंजियोप्लास्टी करी थी, वो सही है। तो दोस्तों उम्मीद है कि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होगा आपका आज दूर हो गया होगा। अगर कोई मन में कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी भविष्य में मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपको देता रहूँ उसके नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।